बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने हेड्स के बारे में डिस्कस करे थे। उसमें से हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी को क्या किया था, कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में एम्प्लॉय शेयर स्कीम देखा था सेक्शन 14, और सेक्शन 14 था हमारे पास एम्प्लॉय शेयर स्कीम। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पर्क्यूटेट्स के बारे में, सेक्शन नंबर 13, और उससे पहले था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट हुआ था, वो सेक्शन 12 था। अब हमें अपना नया हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो डील करता है सेक्शन नंबर 15 से, और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट 3 है हमारे पास। इसको मैं फाइल को कॉपी करता हूँ। ओके, सेक्शन पार्ट 3 है हमारे पास इनकम फ्रॉम वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ओके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डील करता है सेक्शन नंबर 15 से। सेक्शन 15 से डील करेगा, और उसके कुछ ऐड ऐसे आएंगे जो सेक्शन नंबर 16 से भी बिलोंग कर रहे होंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या मीन्स द रेंट रिसीव्ड or receivable by a person, received and receivable by a person for a tax year other than the rent exempt from the tax ordinance shall be the chargeable to tax under the head income from property। ऐसा टैक्स जो उसने रेंट वाले ने और जो टैक्स वाले ने एग्जाम कर दिया वो तो चलो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन जो रेंट आपको मिल रहा है या मिल चुका है या मिलेगा इन फ्यूचर, जो मिल गया है रिसीव्ड या रिसीव, जो मिलने के चांसेस हैं आगे आके मिलेगा आपको। लेट्स से आपको ड्यू हो गया आप पे, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तो रिसीवेबल आपके लिए मींस रेंट जो है वो दोनों अमाउंट क्या होगा, टैक्स ईयर के लिए चार्ज होगा। मींस वो चार्जेबल रेंट का क्या है, पार्ट बनेगा। इट मींस कि रेंट किस पे टैक्स होगा, इस रेंट टैक्स होगा अक्रूवल बेसिस पे। रेंट टैक्स हुआ किस पे, अक्रूवल बेसिस पे। जबकि हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था रेंट रिसीव्ड, द सैलरी रिसीव्ड, जो रिसीव्ड हुई उसी पे टैक्स होगा। मींस सैलरी किस पे टैक्स हो रही थी, रिसीट बेसिस पे। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो अपना ये रेंट है वो किस पे टैक्स होगा, हमेशा अक्रूवल बेसिस पे, कि जो अमाउंट मिल गया आप पे वो भी टैक्सेबल है, और जो अमाउंट लेट से मिलने जो ड्यू हो चुका है आप पे लेकिन अभी तक मिला नहीं है हमें। इस महीने का रेंट है लेट से फॉर एग्जांपल अक्टूबर का, मुझे मिला नहीं है लेकिन लेट से ड्यू हो चुका है मुझ पे मेरे टेनेंट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे लिए इनकम का पार्ट बनेगा। द रेंट रिसीव एंड रिसीव बाय अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर। पार्ट वन हमने पढ़ा कि अक्रूवल बेस पे टैक्स होता है। फिर उसने बोला कि रेंट को कहते क्या है, रेंट का मतलब क्या है। पार्ट टू उसने सब सेक्शन 2 के अंदर बोला उसने, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर, कि रेंट मींस, सॉरी एक सेकेंड, रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज consideration for the use of occupation or the use or no, or the right of the use or occupy the land or building includes any forfeited deposit paid under a contract of sale or building। पहले हम बात करते हैं रेंट की। रेंट क्या बोला उसने कि रेंट रिसीव हो रहा, किसको रिसीव हो रहा हो, ऑनर को रिसीव हो रहा हो। अगर लेट से ऑनर के अलावा किसी को रिसीव हो रहा है तो वो क्या है, उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। मींस लेट से मैं एक घर का ऑनर हूँ, मैं ऑनर हूँ, ठीक है, ये ऑनर की बात है, मैंने अपने टेनेंट को दिया, लेट से फॉर एग्जांपल बी को दिया। बी क्या है, मेरे लिए टेनेंट है, तो बी जितना भी अमाउंट देगा वो किसके लिए, ए के लिए क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो चार्जेबल रेंट है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या करेगा, टैक्स करेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट्स के हिसाब से टैक्स कर रहा होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग स्कूल वगैरह देखते हैं कि एक बंदा मिस्टर बी ने क्या करा, ए से बिल्डिंग ली, उसमें उसने क्या खोला, स्कूल खोला। सुबह में स्कूल खोला 8 बजे से लेके 2 बजे तक इसके पास है। उसने बोला बाकी पूरे दिन का भी तो किराया दे रहा हूँ ना मैं, तो बाकी पूरे दिन में क्या करा, उसने शाम में किसी को सब लीज कर दिया। मीन्स उसने क्या कर दिया, ये बी ने क्या कर दिया, सी को किराए पे दे दिया। अब जो सी जो किराया देगा वो किसको देगा, ए को देगा, बी को देगा, वो किराया देगा हमेशा बी को। तो बी के लिए क्या हो गया, ये सब लीज हो गया। तो जब अपना कोई सब लीज हो रहा है, लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी किसी और को सबलेट कर रहा है बंदा, सॉरी सबलेट बोल रहा हूँ, सबलेट कर रहा है अगर लेट से, तो वो जो रेंट मिलेगा बी को सी को बी से, बी को सी से, इस बंदे को मिल रहा होगा किससे, इससे किराया जो मिल रहा है लेट से 20,000 रुपए, तो ये टैक्स होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, ये टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसको हम आगे पढ़ रहे हैं इसी पॉइंट के अंदर। लेकिन बी को जो रिसीव हो रहा है, क्योंकि बी बी जो पे कर रहा है किसको, ए को, ए कौन है, ओनर, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। लेट्स से ये इसको मिल रहा है 30,000 रुपए किराया दे रहा है ये, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी के अंदर। ये 20 लेके कुछ भी करे, हमें इससे लेना देना नहीं है बी को, लेकिन बी का जो किराया दे रहा है किसको, ए को, वो ए क्या चार्ज करेगा कहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। और बी जो अमाउंट रिसीव कर रहा होगा 20,000 रुपए का, कहाँ चार्ज कर रहा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये वाली बात सबसे पहले सेक्शन 2 है ये, सब सेक्शन 2 सॉरी। फिर उसके बाद बोला कि इंक्लूड एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट, include any forfeited deposit under the contract of sales of land or building। अच्छा, ऊपर उसने बोला कि यूज के लिए या ऑक्युपाई के लिए। आपके लेट से कोई बी जो है कोई बिजनेस कर रहा है, भले यूज करे या बिजनेस करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको पैसे दोगे आप ए को, वो कहाँ चार्ज करेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज करेगा। फिर इसने सब सेक्शन 2 के अंदर एक और बात करी, फॉरफिटेड डिपॉजिट की। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होती है? फॉरफिटेड डिपॉजिट एक तरह से ऐसा डिपॉजिट है जैसे कि ये मेरा घर है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए की ओनरशिप है। ए ने क्या करा, अब बी ने आके बोला कि यार मुझे ये घर क्या करना है, परचेज करना है, मुझे क्या करना है, घर परचेज करना है। परचेज की बात हो रही है ना। अब परचेज भले ये लैंड हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकती है, मुझे परचेज करना है। हमने बोला यार इसकी फुल कीमत है फॉर एग्जाम्पल कोई 20 लाख, 2 मिलियन। हमने बोला क्या इस पे चलो आपको क्या दे दो, आप मुझे 10% दे दो एज अ टोकन मनी। तो टोकन मनी आपने दिया लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई 2 लाख रुपए। 2 लाख किसने दिए, आपने 2 लाख रुपए दिया किसको, मिस्टर ए को आपने 2 लाख रुपए दिए एज अ टोकन मनी। मिस्टर बी ने बोला कि बाकी पेमेंट मैं कब करूंगा, आपको ये टोकन मनी दिया इसने 1 जुलाई 2021 के अंदर। बाकी पेमेंट इसने बोला कि मैं कर दूंगा आपको कब, 30 सितंबर तक कर दूंगा। लेकिन जब ये बाद में आया, उसने बोला कि लेट से किसी शॉर्टेज की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से बी जो है ए से अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देता है, खत्म कर देता है। बी जो है ए से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। जो अमाउंट ए ने रिसीव किया हुआ है वो कहाँ चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा एज अ फॉरफिटेड डिपॉजिट। जो जब्त कर लो अपने पास अमाउंट 2 लाख रुपए, अब आपको देने नहीं है बी को, क्योंकि देखो ए की वजह से, बी की वजह से ए ने क्या करा, इंतजार करा, अपना प्लॉट नहीं बेचा किसी को, अपनी बिल्डिंग नहीं बेची किसी को। तो जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, इनकम वाले के लिए, जो टैक्स वाले के लिए फॉरफिटेड डिपॉजिट, वो कहाँ चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। 2 लाख का अमाउंट मीन 2 लाख का अमाउंट वापस दे नहीं रहे हो, जो आपने जब्त कर लिया है। तो वो जो अमाउंट आप इंक्लूड कर रहे हो, तो एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ लैंड और बिल्डिंग। जो आपने सेल करने के लिए लिया है लैंड और बिल्डिंग, तो उसका जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो क्या करोगे, आप जब्त करोगे, और इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या करोगे, चार्जेबल रेंट का पार्ट बनाओगे। तो मीन चार्जेबल रेंट का एक ये पार्ट बन रहा है मेरे पास, एक चार्जेबल रेंट का ये पार्ट बन रहा है। ये 2 पार्ट तो हम लोगों ने बात करी। फिर उसने बोला कि यार सैलरी जो अपना, सैलरी बोल रहा हूँ, अब जो रेंट होगा वो किस पे टैक्स होना चाहिए, रेंट टैक्स होना चाहिए 2 चीजों पे, या तो फेयर मार्केट वैल्यू, रेंट टैक्स होगा या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल, जो भी इनमें से हायर होगा, जो भी इनमें से क्या होगा, हायर की बात हो रही होगी। एक सेकंड में सेक्शन देखूं कौन सा है इसका। तो सेक्शन छोड़ो अभी। अच्छा, रेंट किस पे टैक्स होगा, रेंट टैक्स होगा हायर ऑफ एक्चुअल एंड फेयर मार्केट वैल्यू। अब लेट से एक्चुअल रेंट बन रहा है किसी मकान का, किसी घर का 10,000 रुपए, और फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है लेट से कोई 15,000 रुपए। तो आप इन चार्जेबल रेंट के अंदर कौन सा अमाउंट ऐड कर रहे होगे, आप चार्जेबल रेंट में ये अमाउंट ऐड कर रहे होगे, ना कि ये। और इन केस अगर एक्चुअल आपका लेट से ज्यादा चल रहा है, आपका एक्चुअल आपने 20,000 चार्ज कर रहे हो और आपका फेयर मार्केट चल रही है 12,000 15,000 रुपए, तो भी कौन सा चार्ज करोगे, अब आप 20,000 चार्ज करोगे, ना कि 15,000। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद फिर हम आते हैं किसके सेक्शन, सबसेक्शन 3 के ऊपर। अब वो बातें हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड नहीं होंगी, अब ये सेक्शन 3 में वो डिस्कस करेंगे हम। अब ऐसी कौन सी चीजें जो ऐड नहीं हो रही होंगी,
अब अगर लेट से मैंने बिल्डिंग दी है, लेकिन बिल्डिंग तो दी है मैंने, लेकिन किसके साथ दी है मैंने? प्लांट एंड मशीनरी के साथ दी है। अगर मैं बिल्डिंग दे रहा हूँ किराए पे, लीज पे, तो वो मैं दे रहा हूँ किसके साथ? प्लांट एंड मशीनरी के साथ। जो अमाउंट मुझे रिसीव होगा, जो रेंट मुझे रिसीव होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जो पॉइंट नहीं जाएगा वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सेक्शन सी जो है ग्रीन से कर रहा हूँ कि ये पॉइंट नहीं चार्ज होगा। क्या चीज? इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, एंड सच रेंट शैल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मींस ये जो अमाउंट है वो चार्जेबल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। कहाँ जाएगा ये? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। सेक्शन 3, अगर बिल्डिंग आपको मिल रही है टुगेदर प्लांट एंड मशीनरी, तो चार्ज जो रेंट मिल रहा है आपको कहाँ जाओगे, कहाँ डालोगे इसको आप? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर इसके अलावा अगर लेट से आपको रेंट तो रिसीव हो रहा है, लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ लेट से आप कोई एमिनिटीज यूटिलिटीज बिल्स वगैरह के पैसे आप चार्ज कर रहे हो कोई, तो वो अमाउंट क्या, वो अमाउंट कहाँ जाएगा? उस चीजों का अमाउंट, वो जाएगा अमाउंट आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको भी मार्क करते हैं कि एनी अमाउंट विच इज एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन फॉर द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज इंक्लूड्स इन रेंट, रेंट में इंक्लूड हो एमिनिटीज, यूटिलिटीज and other service connected with the renting of building, such amount shall be chargeable to tax under the head income from other sources। ये भी इनकम चार्जेबल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? तो फिर ये पार्ट वहां कैसे बन रहा है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने रेंट लिया फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, और मैं चार्ज करता हूँ यूटिलिटीज एमिनिटीज वगैरह के सब चीजों के मिला के 5,000 रुपये। तो टोटल मुझे मेरा टेनेंट कितना पैसे पे करता है? 15,000 पे कर रहा होता है। अब इसमें से 15,000 में से 5,000 में से बिल, लेट से बिल सब चीजें मिला मिल के कंजूसी कर करा के बिलाया, लेट से कोई 4,000 रुपये खर्चा करा मैंने, तो बाकी 1,000 मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, हम और सिर्फ 15,000 चार्ज तो करें, लेकिन 15 में से 10 जाएंगे कहाँ पे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी जो 5 बचेंगे ये टैक्सेबल होंगे कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर इसमें से 4,000 जो हमने खर्च करें वो माइनस करके जो 1,000 की इनकम बन जाएगी हम चार्ज कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देन उसके बाद सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 वेदर रेंट एंड रिसीव बाय लेस देन पीरियड इज वेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 जो है हमारे पास, सेक्शन 4 दोबारा से पढ़ लेते हैं जरा। इट शैल नॉट अप्लाई वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम लीज चार्ज। अच्छा है, इसको बाद में बात करते हैं। अब इसने बोला कि यार लेट से मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, मेरा टेनेंट जो रहा है वो रहा है लेट से कोई 4 महीने के लिए या 5 महीने कर लेते हैं। मेरा टेनेंट रह रहा है कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। और मेरा 1 महीने का रेंट है लेट से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई किससे? 6 से कर लो पूरा, तो ये आ गया कोई 60,000 रुपये। क्लियर है बात? और मेरा फेयर मार्केट वैल्यू रेंट है वो है, जो फेयर मार्केट वैल्यू रेंट निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा आपका कितने पे? पूरे साल पे निकल रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? वो लेट से वो आ रहा है कोई 1,80,000 रुपये। अब ये 1,80,000 रुपये जो है ये कितने महीने के रेंट है? ये है रेंट पूरे साल का, 12 महीने का एनुअली दिया हुआ होगा मुझे फेयर मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या करना है, इसको लेके आना है किसके ऊपर? ओरिजिनल प्रोपोर्शन के ऊपर। लेट से ये 12 महीने का रेंट है, हमें किस पे लेके आना है? 6 पे लेके आना है। तो 6 महीने का रेंट निकाला कितना है? 90,000 रुपये। अब हम इस 90 को और इस 60 को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे आपस में, ना कि हम उससे कंपेयर कर सकते थे। तो अब इसके इन केस में कौन सा चार्जेबल रेंट है? ये चार्जेबल रेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू वाला। तो अगर रेंट अगर लेट से मैं 20,000, तो 20,000 इंटू 60 कितना होता? 120। अब 120 ज्यादा है या 90 ज्यादा है? इस केस में 120 ज्यादा, तो 120 का क्या करेंगे हम? चार्जेबल का रेंट का पार्ट बनाएंगे, लेकिन इसको हमें तोड़ना है। तो ये पॉइंट हम लोग हो चुका है, ये पॉइंट भी हो चुका है।
अच्छा, इसने बोला कि 4 सेक्शन अपना सब सेक्शन 4 जो है ये इंक्लूड नहीं हो रहा अगर लीज कहाँ से मिल रही है, सैलरी के हेड में अगर ऐड हो रही है। इसका मकसद थोड़ा सा कुछ और है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये पॉइंट अभी शायद क्लियर ना हो, इसके लिए एक सिस्टम और यूज करना है हमें। फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वाली बात हम लोगों ने पढ़ी कि नॉर्मल सीन में हम क्या करते हैं, ये चार्ज करेंगे, जो हायर होगा वो हम चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ, अच्छा इसको फेयर मार्केट वैल्यू को, फेयर मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू को इसमें मार्क कर देता हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू का एक और नाम है ALV। ALV बोले तो एनुअल एनुअल लेटिंग वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसीलिए बोला मैंने कि ये फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी वो पूरे साल की निकलती है, ना कि पर मंथ की या अपने हिसाब से। तो इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है हमें अपने हिसाब से। अच्छा, ये केस हमने पढ़ा कि एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेल्फ हायरिंग वाला सीन है, सेल्फ हायरिंग, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। ये सेल्फ हायरिंग वाला सीन हम कॉपी करते हैं। द सेल्फ हायरिंग क्या होती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट एंड द ALV, वही फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher is not applicable on the self hiring or is not applicable on self hiring। ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कौन सेक्शन है अपने पास, सेक्शन सब सेक्शन 5 मुझे कह रहा है। ये 4 वाली बात जो थी, ये वाली बात थी, कौन सा, ये वाली बात कह रही थी सेक्शन 15 का सबसेक्शन 4। लेकिन सबसेक्शन 4 वाली बात जो है ना एप्लीकेबल नहीं हो रही है यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल है। कौन सी, सेल्फ हायरिंग केस में। अब सेल्फ हायरिंग कौन सा होता है, सेल्फ हायरिंग इज अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय और his spouse own an accommodation and let out same to the employer and the employer provide the same accommodation to the employee as a purchaser। In the other case the following points emerge। ये लाइन पढ़ ली, समझ में नहीं आएगा। ये मिस्टर ए है, ये मेरा क्या है, एम्प्लॉयर है। बी कौन है, मैं खुद हूँ, मैं खुद। अब लेट्स से ए ने देनी है किसको, बी को अकोमोडेशन देनी है। एम्प्लॉय है, अकोमोडेशन वाला सीन चल रहा होगा, रेंट पे करेगा या अकोमोडेशन देगा। अब बी ने क्या देना, अपने ए ने देना है बी को अकोमोडेशन। अब बी के पास लेट्स से कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, बी के पास है, लेट्स से बी की बीवी है सी। सी के पास क्या करता है, एक घर है खुद का। अब सी क्या कर रहा है, ये बी जो है सी से लेके किसको दे रहा है, ये ए को एम्प्लॉय ये दे रहा है रेंट पे, कि सर ये घर है हमारे पास, ये आप ले लें भले अपने पास किराए के लिए, किसी को देना हो तो। आपने होशियारी से आपने इसको किसको दिया, ए को दिया। अब लेट से मार्केट में रेंट चल रहा होगा फॉर एग्जांपल कोई 10,000 रुपए का। अब आप जब खुद ही अकोमोडेशन लेके आपको पता है कि यार ये घर आपको खुद ही एम्प्लॉयर किसको दे देगा, वापस आपको देगा इसका, और आपको इसके रहने के रेंट भी देगा, आप ही को रहने का रेंट देगा। तो आप क्या करोगे, 10 के बजाय 8 कर लोगे। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 10 चल रही है अगर, तो लेकिन आपने कितने में दे दिया, 8 में दे दिया, ताकि एम्प्लॉयर को फायदा हो जाए। एम्प्लॉयर कहीं बाहर से भी लेके देगा, एम्प्लॉयर पूछता है आपके पास गई घर है तो मुझसे उसके पैसे ले लो आप, और क्या करोगे। अगर आप उसके पैसे ले रहे हो, अगर आप उसके, तो एम्प्लॉयर बोलेगा यार देखो तुम बाहर देते तो कम में देते, अब तुम ही इस घर में रहोगे और तुम पैसे भी चेल ले रहे हो तो कम ले लो। तो हमने क्या करा, हमने उसको दे दिया 8,000 में। अब इस केस में क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल। एक्चुअल कितना दे रहे हैं हम लोग, 8,000 रुपये दे रहे हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। तो इस केस में हायर वाली बात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जो आपको एक्चुअल मिला वही टैक्सेबल होगा। कहाँ पे वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो अकोमोडेशन आप दे रहे होगे, जो अकोमोडेशन आपने दोबारा से किसको दे दिया, ये वाला घर आपको इसने भी दिया। अब ए ने क्या करा, ये घर दोबारा से किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी चार्ज करेगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या चीज, 45% ऑफ MTS या फेयर मार्केट वैल्यू। यही पढ़ा था हम लोगों ने, फेयर मार्केट वैल्यू या 45% MTS। इस केस में जो हायर होगा, जो हायर होगा यहाँ वो एप्लीकेबल है। थोड़ी सी कहानी घूमने वाली है यहाँ पे। सेल्फ हायरिंग होती है कि अपना घर आपने एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर वही घर आपको देगा रहने के लिए, उसका आपको रेंट भी दे रहा होगा।
अब जो रेंट दे रहा होगा, अब अपने एम्प्लॉयर को आप अपना घर दे रहे हो और पता भी है कि एम्प्लॉयर बोल रहा है यार मैं आपको आप अपने घर में ही रहोगे और मैं आपको उसका रेंट भी दूंगा, तो मुझसे कम चार्ज कर ले भाई तू। एम्प्लॉय बोलते रहो सर कोई मसला नहीं है, आप कम दे देना रेंट वगैरह। तो जो कम रेंट मिलेगा आपको, तो फेमा के लिए ज्यादा चल रही होगी, आपको कम में रेंट मिल रहा है, तो ये इस केस में टैक्स वाले ने आपको बोला कि यार तू इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करियो, तो ऐसा काम कर, जो तेरा रेंट मिल रहा है तुझे वो चार्ज कर दे। तो हमने क्या कर दिया, फेयर मार्केट वैल्यू सीन काट दी। लेकिन अब जो ये सीन तो था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, क्योंकि आपको इन सेल आपको रेंट मिल रहा था, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या मिल रही है, इस केस में आपको अकोमोडेशन मिल रही है, इस केस में आपको अकोमोडेशन मिल रही है, तो उसमें येलो पॉइंट कवर होगा, फेयर मार्केट वैल्यू या 45% एमटीएस, विच एवर इज हायर। तो जो इसमें से हायर हो, अब अगर लेट से आपने बोला कि रेंट चल रहा है लेट से 10,000 रुपए का इस घर का, और जो भी आपकी बेसिक सैलरी बन रही होगी उसका 45% निकालो, लेट से वो बन रहा है कोई 9,000 रुपए, तो आप किस पे टैक्स दोगे, आप फेयर मार्केट वैल्यू पे दोगे। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे नीचे कि एक्चुअल रेंट पेड और पेबल फॉर द ईयर बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये वाला रेंट 8,000 रुपए जो मिल रहा होगा, पेड होगा या पेबल होगा, वो वो एम्प्लॉयर जो दे रहा होगा, वो एम्प्लॉई या उसके स्पाउस के हेड में क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जा रहा होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। द एक्चुअल रेंट एंड द एलवी इज नॉट applicable is not in this case, ठीक है। At the fair market value rent or the 45% MTS, if given in the question, whichever is higher is taxable as a perquisites under the head income from salary। वही सैलरी के हेड में जाएगा अकोमोडेशन वाले केस में, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था, फिर आप मुझे बताओ कोई मसला होता है।